अलविदा मेरे वतन। तिब्बती सीमा में पहुंचकर मैं द्रोमो, ग्यात्से और शिगात्से के रास्ते होकर वापस लासा के लिए चला। प्रत्येक जगह मैंने विशाल जनसमूहों को संबोधित किया, जिनमें मैंने तिब्बती व चीनी दोनों ही कर्मचारियों को आमंत्रित किया था। हमेशा की तरह मैंने जो लौकिक विषयों पर कहना होता है उसे मिलाकर संक्षिप्त आध्यात्मिक उपदेश देता रहा। ऐसा करते हुए मैंने सभी तिब्बतियों को चीनी अधिकारियों से ईमानदारी से व न्यायोचित व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मैंने जोर दिया कि प्रत्येक का कर्तव्य है कि वो गलत को सही करे, बेशक गलती किसी ने भी क्यों न की हो। मैंने अपनी जनता से 17 सूत्री समझौते के सिद्धांतों का भी सख्ती से पालन करने को कहा। मैंने उन्हें नेहरू व चाई एन लाई से हुई वार्ताओं के बारे में बताया कि किस प्रकार फरवरी के पहले सप्ताह में उस वर्ष चेयरमैन माओ ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि तिब्बत अभी सुधारों के लिए तैयार नहीं है। अंत में मैंने उन्हें उस चीनी दावे की याद दिलाई कि वे तिब्बतियों की सहायता करने को ही तिब्बत में हैं। यदि कोई अधिकारी सहयोगी नहीं होता है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के खिलाफ कार्य कर रहा है। मैंने ये भी जोड़ा कि बाकियों को प्रशंसा के गीत गाने दो, मगर हमें चेयरमैन माओ के निर्देशानुसार आत्मा आलोचक होना चाहिए। ये सब उपस्थित चीनियों को साफ तौर पर असुविधाजनक लग रहा था। इस तरह से मैंने अपनी जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं वह सब कर रहा हूं जो उनके लिए मैं कर सकता था। मैंने नए विदेशी स्वामियों को भी चेतावनी भेजना शुरू कर दिया कि अब जहां कहीं भी आवश्यक होगा अनियमितताओं को इंगित करने में कोई झिझक नहीं होगी। यद्यपि रास्ते भर हर कदम पर मेरे जबरदस्ती के आशावाद को पूर्वी तिब्बत में व्यापक लड़ाइयों की रिपोर्टों व खबरों से ताज़ा धक्के लगते रहे। तब एक दिन राजनैतिक कॉमिसार जनरल तान कुवान सेन मुझसे मिलने आया और बोला कि स्वतंत्रता सेनानियों को हथियार डालने को कहने के लिए मुझे एक प्रतिनिधि भेजना चाहिए। चूंकि यही मेरी इच्छा भी थी, इसलिए मैं ऐसा करने को सहमत हो गया तथा मैंने उनसे बातचीत करने के लिए एक लामा भेजा। लेकिन वे नहीं माने और जब अप्रैल 1957 को मैं लासा पहुंचा तो मालूम हुआ कि तिब्बत भर में परिस्थितियां न केवल चीनी नियंत्रण से बल्कि मेरे अपने हाथों से भी तेजी से फिसलती जा रही हैं। मध्य ग्रीष्म में आमदो व खम के इलाके में खुला युद्ध शुरू हो गया। गोम्पो ताशी नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी तथा वे अपने हमलों में और भी चतुर होते जा रहे थे। चीनी भी अपनी तरफ से बेलाग थे। कस्बों और गांवों पर हवाई जहाज़ों को बम गिराने के लिए प्रयुक्त करने के साथ साथ सारा क्षेत्र तोपगोलों की झड़ी से तबाह किया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि खम तथा आमदो से हजारों लोग लासा को भागे तथा उन्होंने शहर के बाहर मैदानों में डेरे डाल दिए। उनकी आपबीती के कुछ मामले तो इतने भयावह थे कि मैं कई वर्षों तक उन पर विश्वास ही नहीं कर पाया। जनता को डराने धमकाने के जो तरीके चीनियों ने प्रयोग किए वे इतने घृणित थे कि वे कल्पना से पूर्णतया बाहर थे। मैंने भी यह सब तब तक नहीं माना था जब तक 1959 में प्रकाशित इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। तब मुझे पता चला कि सलीब पर लटकना, चिथड़े चिथड़े करना, अंगों को शरीर से काट काट कर अलग करना तथा अपने शिकारों का अंग भंग करना आम बात थी। इसी तरह सिर उड़ा देना, जिंदा जला डालना, पीट पीट कर मार डालना तथा जिंदा दफना देना आम बात थी और लोगों को उछलते घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटना ताकि वे मर जाएं, उन्हें उल्टा लटका देना या हाथ पांव बांधकर बर्फीले पानी में फेंक देने की तो बात ही क्या। हत्या के लिए ले जाते वक्त रास्ते में उन्हें दलाई लामा जिंदाबाद का नारा लगाने से रोकने के लिए वे उनकी जीभ मांस टांगने वाले हुकों से फाड़ देते थे। ये जानकर कि विपदा आने वाली है, मैंने घोषणा की कि मैं अब से 18 महीनों के बाद हो रहे 1959 के मोनलम त्योहार के समय अपनी मठीय परीक्षा दूंगा। मैंने महसूस किया कि वक्त निकल जाने से पहले मुझे यथाशीघ्र स्नातक हो जाना चाहिए। साथ ही मैं पंडित नेहरू के लासा पहुंचने की राह देख रहा था। उन्होंने अगले वर्ष तिब्बत की यात्रा का मेरा निमंत्रण, जिसकी चीनी राजदूत ने गर्मजोशी से स्वीकृति दी, स्वीकार किया था। मुझे उम्मीद थी कि उनकी उपस्थिति चीनी अधिकारियों को ज्यादा सभ्य तरीके से व्यवहार शुरू करने को मजबूर करेगी। इसी बीच राजधानी में जिंदगी यूं ही चल रही थी जैसे 6 वर्ष पहले चीनियों के पहली बार आ पहुंचने के बाद से चल रही थी। यद्यपि चीनी स्वयं अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गए थे।
अब के बाद से जब कभी भी जनरल मुझसे मिलने आते तो वे हथियारबंद होते। यद्यपि वे अपनी बंदूकें खुले में नहीं लाते, लेकिन वे उन्हें अपने वस्त्रों के नीचे छुपाए रहते। इससे उन्हें बड़े अजीब तरीके से बैठना पड़ता। हालांकि फिर भी बंदूक की नालियां साफ दिखती रहतीं। जब वे कुछ बोलते तो मुझे हमेशा की तरह विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहते, मगर उनके चेहरों का रंग सफ़ेद होकर उनकी असली भावनाओं को दर्शा देता। तैयारी समिति भी निरर्थक नीति संशोधनों पर विचार विमर्श करने को नियमित रूप से बैठक करती रही। चीनी अधिकारी अविश्वसनीय हद तक उस पर्दे को तानने में लगे रहे जिसकी आड़ में वह देश में यत्र तत्र घृणित कार्य कर सकें। मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा था, तो भी मुझे विश्वास था कि यदि मैंने इस्तीफा दिया, जो अब मैं देने का विचार कर रहा था, या चीनियों का सीधा विरोध किया, तो इसका परिणाम तबाही होगा, तथा साथ ही में लासा व तिब्बत के अन्य क्षेत्रों को, जो अभी तक रक्तपात की चपेट में नहीं आए थे, हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। पहले ही चीनी सेना की कम से कम 8 डिवीजन के 1.5 लाख से ऊपर आदमियों वाली टुकड़ियां आधुनिक युद्ध कौशल के साथ पूर्व में अनियमित घुड़सवार समूहों व पर्वतीय योद्धाओं के साथ भिड़ी हुई थीं। जितना भविष्य के बारे में ज़्यादा मैं सोचता, उतनी ही कम उम्मीद मुझे नजर आती। लग रहा था चाहे मैं या मेरी जनता कुछ भी क्यों न करे, सारा तिब्बत आज नहीं तो कल नए चीनी साम्राज्य के नए दास राज्य में बदल जाएगा, जिसकी कोई धार्मिक या सांस्कृतिक आज़ादी नहीं होगी। स्वतंत्र आवाज की तो बात ही छोड़िए। नोबुलिंका में जहां मैं अब स्थायी रूप से रह रहा था, जीवन पहले सा ही चल रहा था। हजारों चमकदार बुद्ध जो अभी भी असंख्य दियों की धीमी रोशनी में खड़े थे, इस बात की याद दिला रहे थे कि हम अस्थायित्व और भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। मेरी दिनचर्या लगभग वही थी जो हमेशा रहती थी, यद्यपि अब मैं थोड़ा जल्दी 5 बजे से पहले उठ जाता और सुबह के पहले हिस्से में ग्रंथों का अध्ययन तथा प्रार्थना करता। बाद में जो ग्रंथ में पढ़ता उस पर विचार विमर्श हेतु मेरा एक गुरु आता। तब मेरे सेनशाप भी आ जाते। वे अब 4 थे और मैं शेष दिन का अधिकतर हिस्सा शास्त्रार्थ में बिताता, क्योंकि इसी तरह मेरी परीक्षा होनी थी। हमेशा की तरह मैं माह के कुछ दिनों में अपने महल के समाधि एक कक्षों में किसी एक में हो रही पूजा की अध्यक्षता करता। चीनी हमले के बाद से लासा स्वयं भी काफी कुछ बदल गया था। कम्युनिस्ट कर्मचारियों व उनके आश्रितों को बसाने में एक नया जिला बसा दिया गया था। वहां पहले ही आधुनिक चीनी शहर के लक्षण थे जो एक दिन प्राचीन राजधानी को निगल लेने वाले थे। उन्होंने एक नया अस्पताल तथा स्कूल, यद्यपि मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस है कि ये तिब्बती जनता के लिए बहुत कम फायदे के थे, तथा कई नई बैरकें बना ली थीं। बिगड़ते हालात को मद्देनजर रखकर सेना ने अपने क्वार्टरों के चारों तरफ खाई खोदना व रेत के बोरों से घेराबंदी करना भी शुरू कर दिया था। और अब जब कभी वे बाहर निकलते, जहां वे पहले जोड़ों में निकलना सुरक्षित मानते थे, अब वे प्रहरियों के साथ ही बाहर निकलते। लेकिन इस दुनिया से मेरा संपर्क बहुत कम था, तथा मुझे इसकी अधिकतर जानकारी मेरे जमादारों व अन्य कर्मचारियों द्वारा लाई गई निराशाजनक खबरों से मिलती। 1958 की बसंत में मैं अपने नोरबुलिंका के एक नए भवन में चला गया, क्योंकि पाक के भीतर ही अपना नया भवन बनवाना प्रत्येक क्रमिक दलाई लामा की प्रथा रही थी। दूसरों की तरह मेरा मकान भी बिल्कुल छोटा था, तथा अपने व्यक्तिगत रहने के मकान से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसमें विशेषता ये थी कि यह आधुनिक फिटिंग व उपकरणों से सुसज्जित था। मेरे पुराने लकड़ी के दीवान की जगह लोहे का आधुनिक बेड था, तथा बाथरूम में पानी लगातार आता था। इसमें गर्म करने के लिए पाइप फिटिंग भी थी, मगर जब तक ये सही ढंग से काम करने लगी तब तक नोरबुलिंका में मेरे रहने में व्यवधान पड़ गया था। दोनों मंजिलों में विद्युत व्यवस्था भी की हुई थी। मेरे प्रवचन कक्ष में पारंपरिक तिब्बती गैदों की जगह मेज कुर्सियां विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए थी, तथा जहां तक मुझे सही याद आता है, भारत सरकार द्वारा उपहार दिया गया एक बड़ा रेडियो सेट भी था। ये संपूर्ण घर था। बाहर एक छोटा तालाब, सुंदर पत्थरों की सजावट वाली बगीची थी जिसके पौधों का मैं स्वयं निरीक्षण करता। लासा में प्रत्येक चीज अच्छी तरह उगती है, तथा ये बगीची शीघ्र ही रंग बिरंगी हो गई। कुल मिलाकर मैं वहां खूब खुश था, मगर यह खुशी ज्यादा समय नहीं टिकी। खम, आमदो और अब मध्य तिब्बत भर में लड़ाई जोर पकड़ती जा रही थी।
गर्मियों के आने तक दसियों हजार स्वतंत्रता सेनानी सेना में शामिल हो चुके थे और अस्त्र शस्त्रों की कम आपूर्ति के बावजूद लासा के इर्द गिर्द धावे करते आ रहे थे। कुछ हथियार उन्होंने चीनियों से छीने थे, कुछ ताशिलुपों के निकट तिब्बती सरकार के शस्त्र भंडार पर हमले से आए थे और कुछ उन्होंने CIA की दया से पाए थे। मगर अब भी वे अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं थे। जब मैं निर्वासन में गया तो मैंने सुना कि कैसे हवाई जहाज़ों से हथियार और धन तिब्बत में आ रहा था। हालांकि इन मिशनों ने चीनी बलों की अपेक्षा तिब्बतियों को ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई। क्योंकि अमेरिकी अपनी सहायता का पता नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान रखा कि अमेरिका निर्मित हथियारों की आपूर्ति न की जाए। इसके बजाय उन्होंने कुछ बेब बनी बजूका और कुछ प्राचीन ब्रिटिश राइफलें फेंकी जो किसी समय पाकिस्तान और भारत भर में आम प्रयोग में आती रही थीं, ताकि पकड़े जाने पर उनके स्रोत का पता न लग पाए। लेकिन हवा से गिराते वक्त उन्हें जिस गलत तरीके से पटका गया उससे वे लगभग बेकार हो गई। स्वाभाविक है कि मैंने कभी कोई लड़ाई नहीं देखी थी, मगर 70 के दशक के दौरान ताज़ा तिब्बत से भागे एक बूढ़े लामा ने मुझे बताया कि किस प्रकार उसने आमदो के दूरस्थ हिस्से के पहाड़ों पर ऊंची बनी एक कुटी से मुठभेड़ देखी थी। 6 घुड़सवारों के एक छोटे से समूह ने नदी के एक मोड़ पर बसे कई गुना मजबूत चीनी सेना के ठिकाने पर हमला कर दिया था। परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई। चीनी आतंकित हो गए और उन्होंने चारों तरफ वहशियाना गोली चलाकर बड़ी संख्या में अपने ही सैनिकों को मार दिया। इसी बीच नदी पार भाग चुके घुड़सवार वापस आए और पहाड़ियों में दोबारा गायब होने से पहले इस बार दूसरी दिशा से पुनः हमला कर दिया। मैं इस प्रकार की वीरता की बात सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो गया। अपरिहार्य संकट बिंदु आखिरकार 1958 के दूसरे उत्तरार्ध में आ ही गया, जब स्वतंत्रता सेनानियों के गठजोड़ चूशी गांगदुक के सदस्यों ने लासा के गेट से मुश्किल से 2 दिन से कुछ अधिक यात्रा की दूरी पर तसेथांग स्थित चीनी सेना के एक बड़े ठिकाने को घेर लिया। इस अवसर पर जनरल तान कुवान से मेरी मुलाकातें बहुत ज्यादा होने लीं। वो किसान जैसा दिखता था। पीले दांतों और छोटे छोटे बालों वाला ये जनरल मुझे विनती करने, फुसलाने तथा गालियां बकने लगभग हर हफ्ते अपने अकड़बाज दुभाषियों के साथ आने लगा। इससे पहले वह महीने में एक बार से ज्यादा शायद ही कभी आता था। परिणामस्वरूप मुझे नूरबुलिका के अपने वार्ता कक्ष से नफरत होने लगी। इसका वातावरण हमारी मुलाकातों के तनावों से व्याप्त रहता और मैं उसमें जाने से भय खाने लगा। शुरू में तो जनरल ने कहा कि मुझे विद्रोहियों के विरुद्ध तिब्बती सेना लगा देनी चाहिए। उसने कहा कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। जब मैंने इंगित किया कि मेरे ऐसा करने से सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में जाने का मौका मिल जाएगा, तो वह क्रोधित हो गया। इसके बाद वह तिब्बतियों की कृतघ्नता का वर्णन करता रहा और बोला कि इस सब का अंजाम हमारे लिए बहुत बुरा होगा। आखिरकार उसने ताक्तसेर रिम्पोछे और ग्यालो थोंडुप तथा मेरे कई भूतपूर्व कर्मचारियों को, जो देश से बाहर थे, मुजरिम करार दिया और मुझे उनकी तिब्बती नागरिकता रद्द करने का आदेश दिया। ऐसा मैंने कर भी दिया, ये सोचकर कि पहली बात तो वे सभी बाहर हैं अतः सुरक्षित हैं, और दूसरी बात स्वयं लासा के भीतर खुले चीनी मुकाबले का न्योता देने के बजाय फिलहाल उन्हें शांत करना उचित रहेगा। मैंने महसूस किया कि यदि लासा की जनता लड़ाई में शामिल हो गई तो शांति बहाली की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इस बीच स्वतंत्रता सेनानी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। जो कुछ वे कर रहे थे उसके लिए उन्होंने मेरी स्वीकृति भी प्राप्त करने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सका। हालांकि युवा व देशभक्त होने के नाते मेरा ऐसा करने का विचार था। मैं अभी भी नेहरू जी की निकट भविष्य में होने वाली यात्रा से उम्मीदें लगाए था, लेकिन इन आखिरी पल चीनी अधिकारियों ने इसे रद्द कर दिया। जनरल तान कुवान सेन ने घोषणा की कि वो भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता और न्योता वापस लेना पड़ेगा। मैंने महसूस किया कि यह बहुत बड़ा आघात था। 1958 की ग्रीष्म के अंत में मैं अपनी अंतिम मठीय परीक्षा के प्रारंभिक भाग के लिए सेरा मठ के बाद त्रिपुंड मठ गया। इसमें इन दोनों अध्ययन केंद्रों के अति होनहार विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ में कई दिन निकल गए। द्रिपुंड मठ में पहला दिन सार्वजनिक सभागार में कई हजार भिक्षुओं के अद्भुत ढंग से संवेद मंत्रोच्चार से शुरू हुआ।
भगवान बुद्ध, उनके संतों व उत्तराधिकारियों, जिनमें से कई भारतीय ऋषि व गुरु थे, के प्रति उनकी श्रद्धा से मेरे आंसू आ गए। द्विपुंज से विदा होने से पहले मैं प्रथा के अनुसार मठ के पीछे सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गया, जहां से सैकड़ों मील दूर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। यह इतना ऊंचा था कि उससे तिब्बतियों के लिए भी ऊंचाई संबंधी बीमारी होने का खतरा था। लेकिन ये पठार घोंसला बनाने वाले सुंदर पक्षियों तथा तिब्बतियों में उपेल के नाम से जाने जाने वाले जंगली फूलों के लिए ज्यादा ऊंचा नहीं था। ये बेहतरीन पौधे हल्के नीले रंग के, लंबे तथा कांटेदार थे और डेल्फिनियम की आकृति के थे। दुर्भाग्यवश इन आनंददायक नज़ारों का मजा इस तथ्य से किरकिरा हो गया कि मेरी सुरक्षा के लिए पहाड़ों में तिब्बती सैनिकों को लगाना जरूरी था, क्योंकि त्रेपुंड के बिल्कुल सामने कांटेदार तारों तथा बंकरों समेत एक चीनी सैन्य किला था, जिसके घेरे के भीतर प्रतिदिन सैनिकों को अपने छोटे हथियारों और तोपखाने का अभ्यास करते सुना जा सकता था। परीक्षा खत्म होने पर जब मैं लासा लौटा तो मुझे पता लगा कि अब तक मैं बहुत अच्छी तरह उत्तीर्ण होता रहा हूँ। इन मठाधीशों में एक सर्वाधिक विद्वान, जिसका नाम पेमा ग्यालत्सेन था, ने मुझे बताया कि यदि मुझे एक साधारण भिक्षु के रूप में इसी अध्ययन का अवसर मिला होता तो मेरा कौशल अद्वितीय रहा होता। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ कि मुझ जैसे सुस्त शिष्य ने अंत में स्वयं का अपमान नहीं कराया। इस छोटी सुखद अवधि के बाद राजधानी वापस आकर मैंने पाया कि परिस्थितियां मेरे रवाना होने से पहले से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। लासा से बाहर चीनी अत्याचारों से पीड़ित हजारों और शरणार्थी पहुंच चुके थे तथा शहर के बाहर ठहरे हुए थे। अब तक शहर की तिब्बती जनता पहले से दोगुनी हो गई होगी। फिर भी अभी अशांत शुद्ध विराम चल रहा था और कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई थी। उसी समय पतझड़ के दौरान अपना शास्त्रार्थ जारी रखने के लिए जब मैं गंदेन गया तो मेरे कई सलाहकारों ने मुझे दक्षिण जाने का अवसर निकालने को कहा, जहां अधिकांश भूमि बौद्ध धर्म के रक्षकों के हाथों में थी। संभावी योजना ये थी कि तब मुझे 17 सूत्री समझौते को निरस्त कर देना चाहिए और तिब्बत के अधिकारपूर्ण प्रशासन के लिए अपनी सरकार की बहाली कर लेनी चाहिए। मैंने उनके प्रस्ताव पर गंभीर विचार किया, लेकिन मुझे दोबारा यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर होना पड़ा कि ऐसा करने से सकारात्मक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ऐलान चीनियों को पुरजोर हमला करने को ही उकसाएगा। इसलिए मैं सर्दियों के लंबे ठंडे महीनों में अपना अध्ययन जारी रखने को लासा लौट आया। अगले वर्ष के शुरू में मोनलम त्योहार के दौरान मुझे अपनी अंतिम परीक्षा देनी थी। अपने काम पर ध्यान एकाग्र करना मुश्किल था। मैं लगभग रोजाना ही शांत जनता के विरुद्ध चीनी अत्याचारों के नए समाचार सुनता। कभी कभी खबर तिब्बत के पक्ष में होती, मगर मुझे इससे भी सुकून न मिलता। 60 लाख तिब्बतियों की जिम्मेवारी का ये विचार ही मुझे चलाए जा रहा था। इस जिम्मेवारी के अलावा मेरे साथ था मेरा धर्म। हर भोर में जब मैं मौन आशीर्वाद में खड़ी छोटी मूर्तियों की खनखनाहट वाली बेदी के सामने अपने कमरे में पूजा के लिए बैठता, तब मैं सभी चेतन जीवों के लिए दया विकसित करने पर खूब ध्यान एकाग्र करता। मैं खुद को लगातार भगवान बुद्ध का यह उपदेश याद दिलाता रहता कि हमारा शत्रु एक प्रकार से हमारा महानतम गुरु है। हालांकि ऐसा विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वास्तव में मैंने कभी संदेह नहीं किया कि ऐसा नहीं है। आखिरकार हमारा नया साल आ ही गया और मैंने मोनलम उत्सव के लिए जोखांग में रहने के लिए नोरबुलिंका छोड़ा, जिसके बाद मेरी अंतिम परीक्षा आई। मेरे ऐसा करने से एन पहले जनरल चियांग चिनवू अपनी प्रथा के अनुसार आया और नव वर्ष का संदेश लाया। उसने लासा में चीन से एक नृत्य दल के आने की भी घोषणा की। क्या मैं उनसे मिलना चाहूँगा? मैंने जवाब दिया हाँ। तब उसने कहा कि वे कहीं भी नृत्य दिखा सकते हैं, पर चूंकि चीनी सैन्य मुख्यालय में फुटलाइट्स वाली उचित स्टेज है, अतः बेहतर यही रहेगा यदि मैं वहां जा सकूं। बात जायज थी, क्योंकि नोरबुलिंका में ऐसी सुविधाएं नहीं थीं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे वहां जाकर खुशी होगी। जब मैं जोखांग पहुंचा तो जैसी मुझे उम्मीद थी, मैंने हमेशा की अपेक्षा मंदिर में खूब ज्यादा जनता का भीड़ भड़का पाया। तिब्बत के दूरस्थ ठिकानों से खींच आई जनता की विशाल भीड़ में कोई 25-30 हजार भिक्षु अवश्य रहे होंगे। प्रतिदिन बारखोर तथा लिंगकोर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं से ठसाठस भरे होते। उनमें से कुछ पूजा चक्र हाथ में लिए, जो हमारे राष्ट्रीय मंत्र जैसा था, पवित्र शब्दों
ओम मणि पद्म हम को उच्चारित करते रहते। अन्य कई जमीन पर पूरी तरह दंडवत होने से पहले चुपचाप अपने हाथों को माथे, गले और दिल से छुआते रहते। मंदिर के सामने बाजार भी जनता से उफन रहा था। फर्श को छूते रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं, तड़क भड़क वाले खंपा, जिनके लंबे लंबे बाल चटकीली लाल चोटियों में बंधे और कंधे से लटकी राइफलें। पहाड़ियों से आए बंजारे तथा हर जगह खुश बच्चे। मैंने अपने कमरे की खिड़की के पदों से झांका। मैंने इतनी उतावली कभी न देखी थी। मैं निपट अकेला होने के बावजूद महसूस किए बिना न रह पाया कि इस बार कुछ खास घटने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो हरेक को पता हो कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। मुख्य मोनलम समारोह, जिसमें लंबा वाचन होता है, के पूरा होते ही 2 कनिष्ठ चीनी कर्मचारी नृत्य दल देखने का जनरल चियांग चिन वू का न्योता बिना बताए दोहराने आ गए। उन्होंने उस तिथि के बारे में भी पूछा जब मैं हाजिर हो सकता था। मैंने जवाब दिया कि उत्सव के पूरा होने के बाद आने पर मुझे प्रसन्नता होगी। उस पल इसके बजाय मेरे लिए विचार करने को इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, मसलन मेरी अंतिम परीक्षा, जो शीघ्र ही होने वाली थी। पहली रात मैंने सच्चाई से प्रार्थना की और ऐसा करने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा भय और अंतहीन जिम्मेवारियों को अपने पद से जुड़ा पाया। तब अगली सुबह मैंने स्वयं को शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत किया, जो कई हजारों लोगों के बीच होना थी। दोपहर से पहले विषय थे तर्क तथा ज्ञानमीमांसा, और मेरे विरोधी थे मेरे जैसे स्नातकार्थी। दिन में विषय थे माध्यमिका और प्रज्ञापरमिता, जिस पर स्नातकों के साथ शास्त्रार्थ था। शाम को सभी 5 विषय मुझ पर उछाल दिए गए, इस बार स्नातकों द्वारा, जो सभी मुझसे बड़े और मुझसे ज़्यादा अनुभवी थे। अंत में शाम के लगभग 7 बजे ये सब समाप्त हुआ। मैंने थकावट महसूस की, लेकिन साथ ही मैं राहत और प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, क्योंकि निर्णायकों की समिति ने सर्वसम्मति से मुझे स्नातक पदवी तथा गेशे या डॉक्टर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ की उपाधि पाने के योग्य समझा था। हमेशा की तरह 5 मार्च को मैं एक भव्य जुलूस में नूरबुलिंका लौटने के लिए जोखांग से रवाना हुआ। आखिरी बार 1000 से ज़्यादा वर्षों की अबाधित सभ्यता की चटख दिखाई दे रही थी। जिस पालकी में मैं बैठा था, उसे चटकीले रंगों वाली उत्सवी पोशाकों में सजे मेरे अंगरक्षक घेरे हुए थे। उनके पीछे रेशमी और लहराते वस्त्रों में सजे धजे काशाग के सदस्य तथा लासा के कुलीन थे, और उनके घोड़े ऐसे कदम उछाल रहे थे मानो उन्हें पता हो कि उनके मुंह में लगी लगामें सोने की बनी हैं। उनके पीछे आ रहे थे सर्वाधिक प्रमुख मठाधीश और देश के प्रमुख लामा। कुछ दुर्बल और तपस्वी लग रहे थे, जबकि कुछ उच्च दर्जे के आध्यात्मिक स्वामी होते हुए भी समृद्ध व्यापारी से लग रहे थे। अंत में हजारों नागरिक रास्ते में पंक्तिबद्ध थे, और दोनों भवनों के बीच 4 मील का पूरा रास्ता उत्सुक दर्शकों से ठसाठस भरा था। गायब थे तो केवल चीनी, जिन्होंने यहाँ आने के बाद से पहली बार जत्था भेजने में कोताही की थी। इससे मेरे अंगरक्षकों या सेना में से किसी को भी आश्वस्ति नहीं हुई। सेना ने अपने आदमी स्वतंत्रता सेनानियों से मेरी सुरक्षा के दिखावे के तौर पर नजदीकी पहाड़ी पर तैनात कर रखे थे, लेकिन वास्तव में उनके दिमाग में शत्रु कोई और ही था। मेरे अंगरक्षकों को भी ऐसा ही अंदेशा था। उनमें से कईयों ने खुली पोजीशन ली और चीनी सैन्य मुख्यालयों की तरफ अपनी ब्रेन गन्ने ताने रखें। 2 दिन बीते भी नहीं थे कि मुझे चीनी अधिकारियों का अप्रत्यक्ष संदेश मिला। वे पक्के तौर पर जानना चाहते थे कि रंगमंच कार्यक्रम के लिए मैं कब हाजिर हो पाऊंगा। मैंने जवाब दिया कि 10 मार्च सुविधाजनक रहेगा। 2 दिन बाद, नृत्य से पहले वाले दिन, कुछ चीनी मेरे अंगरक्षक दल के कमांडर कुसुन देपोन के घर आए और बोले कि उसे सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर फू के मुख्यालय पर ले जाने को कहा गया है। वो अगली शाम मेरी यात्रा के प्रबंधों की उसे जानकारी देना चाहता है। ब्रिगेडियर ने कहना शुरू किया कि चीनी अधिकारी चाहते हैं कि मेरी यात्रा में हमेशा की तरह का समारोह और औपचारिकताएं न हों। वो इस बात पर विशेष अड़ा था कि मेरे साथ कोई तिब्बती सैनिक न हो। बहुत ही जरूरी हो तो 2 या 3 शस्त्रहीन अंगरक्षक हो सकते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि वे सारे मामले का संचालन पूर्ण गोपनीयता में करना चाहते हैं। ये सारी मांगें बड़ी अजीब लगी और बाद में इनके बारे में मेरे सलाहकारों के बीच काफ़ी विचार विमर्श होता रहा।
सभी सहमत थे कि मैं कूटनीतिक मर्यादा भंग किए बिना इनकार नहीं कर सकता, जिसके बहुत नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैं कम से कम हंगामे के साथ जाने तथा अपने साथ मुट्ठी भर अनुचर ले जाने को सहमत हो गया। मेरे छोटे भाई तेंजिन चोग्याल को भी आमंत्रित किया गया था। उन दिनों वह द्रेपुंग मठ में अध्ययनरत था, इसलिए उसे अलग यात्रा करनी थी। इसी बीच खबर फैल गई कि अगले दिन चीनी मुख्यालयों के करीब नदी के पत्थरों के पुल के इलाके में यातायात बंद रहेगा। मेरी गतिविधियों को पूरी तरह गोपनीय रखना निस्संदेह ही पूर्ण असंभव था, और चीनी इसे गोपनीय रखना चाहते हैं, इस तथ्य से मेरी जनता को धक्का लगा, जो पहले ही मेरी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। ये खबर सूखी घास में आग की तरह फैल गई। परिणाम विपदाजनक था। अगली सुबह प्रार्थना और नाश्ते के बाद मैं बगीचे में सैर के लिए भोर के धुंधलके में गया। अचानक कुछ दूरी पर चिल्लाहट सुनकर मैं दंग रह गया। मैं वापस भीतर भागा तथा अपने अनुचरों को पता लगाने भेजा कि शोर किस बात का है। जब वे वापस लौटे तो मुझे बताया कि लोग लासा से निकलकर हमारी दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुदाने और चीनियों से मेरी रक्षा करने का निश्चय किया है। सुबह भर उनकी संख्या बढ़ती रही। कुछ ज्वेल पार्क के हर प्रवेश द्वार पर जत्थों में रहे और अन्य इसके चारों ओर फैल गए। दोपहर तक लगभग 30,000 लोग जमा हो चुके थे। सुबह कशाग के 3 सदस्यों को मुख्य द्वार से भीड़ में से गुजरने में दिक्कत हुई। लोग उस हर किसी से वैमनस्य दिखा रहे थे जिसे वे चीनियों से मेलजोल का दोषी मानते थे। एक वरिष्ठ कर्मचारी को, जो अपने अंगरक्षक के साथ कार में आया था, पत्थर मारे गए और बुरी तरह घायल कर दिया गया क्योंकि लोगों ने सोचा कि वह देशद्रोही है। उन्हें गलत फहमी हुई थी। 1980 के दशक के दौरान उसका बेटा, जो 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किए प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य था, भारत आया था और उसने जो कुछ हुआ था उसका विस्तृत विवरण दिया था। इसके बाद किसी व्यक्ति को जान से मार डाला गया। इस खबर से मुझे सदमा पहुंचा। इस स्थिति को शांत करने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। मुझे ऐसा लगा कि क्रोध की अग्नि में जलती भीड़ कहीं चीनी सैन्य ठिकाने पर ही न हमला बोल दे। कई लोकप्रिय नेता तुरंत फुरत चुने गए और वे अब चीनियों को तिब्बतियों के लिए छोड़ने को कह रहे थे। मैंने शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही मैंने महसूस किया कि मेरी व्यक्तिगत भावनाएं कुछ भी क्यों न हो, उस शाम मेरे चीनी मुख्यालय में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तदनुसार मेरे संसद प्रधान ने टेलीफोन पर मेरी ओर से खेद जताया, मेरे निर्देश पर यह जोड़ते हुए कि मुझे उम्मीद है कि स्थिति अतिशीघ्र बहाल हो जाएगी तथा भीड़ को तितर बितर होने के लिए मना लिया जा सकेगा। लेकिन नोरबुलिंका के द्वारों पर जमा भीड़ टस से मज होने को तैयार न थी। लोगों व उनके नेताओं के ख्याल में दलाई लामा की जिंदगी खतरे में थी और वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि मैं उन्हें व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दे देता कि मैं उस शाम चीनी सैन्य मुख्यालयों में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने एक कर्मचारी के माध्यम से ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने मांग की कि मुझे कभी भी कैंप में नहीं जाना चाहिए। दोबारा उन्हें मेरा आश्वासन दिया गया, जिससे अधिकतर नेता चल पड़े और शहर में चले गए वहां और प्रदर्शन किए गए। लेकिन अधिकतर जनता नोरबुलिंका के सामने बनी रही। दुर्भाग्यवश वे नहीं जानते थे कि उनके चले जाने की अपेक्षा उनकी वहां लगातार उपस्थिति से ज्यादा बड़ा खतरा पैदा होता था। उसी दिन मैंने अपने 3 वरिष्ठतम मंत्रियों को जनरल तान कुवान सेन से मिलने भेजा। संयोगवश जब वे उसके मुख्यालय पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नगाबो नावांगजिग में वहां पहले से ही मौजूद हैं। शुरू में तो चीनी विनम्र रहे, लेकिन जब जनरल आया तो उसने अपने गुस्से को छिपाया नहीं। उसने तथा अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने साम्राज्यवादी विद्रोहियों के द्रोह के बारे में तिब्बती मंत्रियों को कई घंटे पूछताछ करके परेशान किया। वे ये आरोप भी जोड़ रहे थे कि चीनी अधिकारियों के विरुद्ध तिब्बती सरकार गुपचुप तरीके से आंदोलनों का आयोजन करा रही है। इसके अलावा उनका आरोप था कि तिब्बत सरकार ने चीनियों के आदेशों की अवज्ञा की है और लासा में विद्रोहियों के निरस्त्रीकरण से इनकार किया है। उन्होंने धमकी दी कि इस विरोध को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। जब उन्होंने उस शाम वापस लौटकर मुझे नोरबुलिंका के प्रवचन कक्ष में ये खबर दी तो मुझे समझ आया कि चीनी अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं।
इसी बीच लगभग 6 बजे कोई 70 कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों ने जनता के बचे हुए नेताओं के साथ नोबुलिका के बाहर बैठक की और 17 सूत्री समझौते की निंदा में एक घोषणा तैयार की, ये जोड़ते हुए कि तिब्बत चीनी अधिकार को नहीं मानता। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने ऐसा एक संदेश भेजा कि नेताओं का कर्तव्य यह है कि वे तनाव कम करें, न कि उसे और बढ़ाएं। लेकिन मेरी सलाह शायद ऐसे कानों से टकराई लगती थी जो कुछ सुनने को राजी न थे। बाद में उसी शाम एक पत्र संदिग्ध रूप से नर्म सुर में जनरल तानकुवान सेन की तरफ से यह सुझाव लिए आया कि मुझे अपनी सुरक्षा की खातिर उसके मुख्यालय में चले आना चाहिए। मैं उसकी धृष्टता पर हैरान था। ऐसा कुछ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। फिर भी कुछ समय निकालने की नीयत से मैंने उसे मेलजोल के सुर में एक खत लिख दिया। अगले दिन 11 मार्च को भीड़ के नेताओं ने सरकार से कहा कि वे कैबिनेट ऑफिस के बाहर पहरेदार तैनात करेंगे, जो नोबुलिका की बाहरी दीवार के भीतरी तरफ स्थित था। ऐसा किसी भी मंत्री को महल के मैदान से निकलने से रोकने के लिए किया जाना था। उन्हें भय था कि यदि उन्होंने कानून अपने हाथों में नहीं लिया तो चीनी अधिकारी सरकार को समझौता करने पर मजबूर कर देंगे। इस पर काशाग ने इन नेताओं के साथ बैठक की और उनसे प्रदर्शन वापस लेने की प्रार्थना की, क्योंकि इससे खुली टक्कर में शामिल होने का खतरा था। शुरू में तो नेताओं ने सुनने की इच्छा दिखाई, मगर तब तक जनरल तानकुवान सेन के 2 पत्र और आ गए। इनमें से एक मुझे संबोधित किया गया था, दूसरा काशाग को। दूसरे खत के जवाब में, जो कि पहले वाले खत जैसा था, मैंने दोबारा सहमत होते हुए विनम्रता से कहा कि भीड़ के बीच में ही कुछ खतरनाक तत्व हैं जो तिब्बत व चीन के बीच संबंधों को कमजोर करना चाहते हैं। मैंने ये भी सहमति प्रकट की कि यदि मैं अपनी सुरक्षा के लिए उसके मुख्यालय में चला जाऊं तो यह एक अच्छा विचार होगा, लेकिन हो सकता है कि यह अच्छा न भी हो। अपने दूसरे खत में जनरल ने मंत्रियों को भीड़ से यह निर्देश देने का आदेश दिया था वे उन रुकावटों को हटा लें जो उन्होंने चीन जाने वाली सड़क पर लासा के बाहर खड़ी की हैं। दुर्भाग्यवश इसका उल्टा असर हुआ। भीड़ के नेताओं को ऐसा लगा कि इनको हटाने की कहकर चीनी स्पष्ट इंगित कर रहे हैं कि वे ताज़ा सेनाएं लाने की योजना बना रहे हैं, जिसे दलाई लामा पर आक्रमण करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। वे इनकार कर गए। ये सुनकर मैंने तय किया कि उन लोगों से स्वयं बात करूं। मैंने समझाते हुए बात की कि गंभीर खतरा तो यह है कि यदि लोग अति शीघ्र नहीं हटे तो चीनी सैनिक भीड़ को छितराने के लिए बल प्रयोग करेंगे। मेरी अनुनय विनय आंशिक रूप से सफल रही, क्योंकि इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे पोताला की तलहटी में शोल गांव चले जाएंगे, जहां अंततः कई क्रोध भरे प्रदर्शन किए गए। लेकिन नोबुलिका के बाहर अधिकतर लोग बने रहे। मैं तुरंत फुरत में बुलाए गए ओझा से विचार विमर्श करने लगा। मैं रुकूं या भाग जाऊं? मुझे क्या करना चाहिए? ओझा ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे रुकना चाहिए और चीनियों से बातचीत जारी रखनी चाहिए। एक बार तो मैं अनिश्चित था कि क्या यही कुछ करना सर्वोत्तम है। मुझे लुखांगवा की यह टिप्पणी याद आई कि जब स्वयं देवता परेशान हो जाते हैं तो वे भी झूठ बोलने लगते हैं। इसलिए मैंने दोपहर में दैरवी की साधना की। इसका भी वही परिणाम निकला। अगले कुछ दिन भयावह ऊहापों में गुजरे। मुझे चीनी सैनिक जमाव की खबरें मिलनी शुरू हो गई तथा लोगों का मूड लगभग पागलपन का हो गया। मैंने दूसरी बार ओझा से परामर्श लिया, मगर उसका जवाब वही पहले वाला था। तब 16 तारीख को मुझे नगाबों के पत्र के साथ जनरल तान का तीसरा व अंतिम पत्र मिला। जनरल तान का तीसरा पत्र भी पहले दोनों जैसा ही था। दूसरी तरफ नगाबों ने वह स्पष्ट कर दिया था जिसका मुझे तथा अन्य हरेक को धुंधला सा अंदेशा था। वह ये कि चीनी भीड़ पर हमला करने तथा नोबुलिका पर बमबारी करने की योजना बना रहे थे। वह चाहता था कि मैं नक्शे पर इंगित कर दूं कि मैं कहाँ रहूंगा, ताकि तोपची को जिस भवन पर मैं निशान लगाऊं उससे परे निशाना दागने को समझाया जा सके। ये बड़ा डरावना पल था, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही थी। न केवल मेरी अपनी जिंदगी खतरे में थी, बल्कि मेरी हजारों जनता की जान भी निश्चित ही जाती दिख रही थी। काश उन्हें अपने घर लौटने को मनाया जा सकता। निश्चित रूप से वे जान जाते कि वे चीनियों को अपनी भावनाओं की ताकत दिखा चुके हैं। लेकिन अब क्या फायदा? वे क्रूर तरीकों वाले बिन बुलाए विदेशी मेहमानों के प्रति इतने भयानक गुस्से में थे कि उन्हें कोई नहीं हिला सकता था।
वे अंत तक डटे रहेंगे और अपने अमूल्य संरक्षक की रक्षा करते मारे जाएंगे। मैंने अनमने ढंग से नगाबो व जनरल तान को कुछ इस तरह का जवाब भेज दिया कि लासा की जनता के बीच प्रतिक्रियावादी तत्वों के अपमानजनक व्यवहार पर मैं दुखी था। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अभी भी चीनी मुख्यालय में जाकर रहने के पक्ष में था, लेकिन ऐसा करना फिलहाल मुश्किल था तथा मुझे उम्मीद थी कि वे भी गड़बड़ी शांत होने का धैर्य से इंतजार कर सकेंगे। वक्त निकालने के लिए कुछ तो करना ही था। आखिरकार भीड़ हमेशा ही तो वहां नहीं रहनी थी। मैंने ये नहीं बताया कि महल में मैं कहाँ पर हूँ। मुझे उम्मीद थी कि इस ज्ञान की कमी से अनिश्चितता तथा देरी होगी। खत भेजकर मुझे सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करूं। अगले दिन मैंने फिर ओझा से सलाह ली। मेरी हैरानी देखिए कि वह चिल्लाया, जाओ, आज की रात ही जाओ। अभी अपनी मूर्छा में ही वह आगे लड़खड़ाकर बढ़ा तथा एक कागज व पेन खींचकर साफ साफ तथा विस्तार से वह रास्ता उस पर लिखा जो मुझे नोबुलिंका से निकलकर भारतीय सीमा पर अंतिम तिब्बती कस्बे तक अपनाना था। उसकी दिशाएं वे न थीं जिनकी उम्मीद की जा सके। ऐसा कर चुकने पर लोबसंग जिग्मे नामक वह युवा भिक्षु मूर्छा में गिर गया, जिसका अर्थ था कि दोरजी द्राकदेन उसका शरीर छोड़कर चला गया था। बिल्कुल तभी, मानो ओझा की सलाह को और बल देने के लिए, नोरबुलिंका के उत्तरी गेट के बाहर दलदल में तोप के 2 गोले फटे। इस घटना के 31 वर्षों से ज्यादा के फासले से मुड़कर देखते हुए मैं आश्वस्त हूँ कि दोरजी द्राकदेन को शुरू से ही पता था कि मुझे 17 को लासा छोड़ना है, लेकिन बात फैलने के भय से उसने ऐसा नहीं कहा। यदि योजनाएं ही न बने तो किसी को उनका पता भी न लगे। फिर भी मैंने अपने भागने की तैयारियां तुरंत ही शुरू नहीं कर दी। पहले मैं ओझा के निर्णय की पुष्टि करना चाहता था, जो मैंने एक बार फिर मोह साधना करके की। इसका उत्तर ओझा की पुष्टि करता तो भी सफल पलायन के विरुद्ध संभावनाएं काफी आतंकपूर्ण थीं। भीड़ पहले तलाशी लिए बगैर और फिर पूछताछ किए बिना न केवल किसी को महल के मैदान से बाहर आने या जाने दे रही थी, बल्कि नगाबों के पत्र ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि चीनी इस संभावना पर विचार कर चुके हैं कि मैं शायद भागने की कोशिश करूं। उन्होंने चौकसी कर ली होगी। फिर भी अलौकिक सलाह मेरे तर्क से मेल खा रही थी। मैं आश्वस्त था कि भीड़ छंटने के लिए मेरा यहाँ से हटना ठीक रहेगा। यदि मैं ही न रहूंगा तो लोगों के लिए यहाँ रहने का कोई कारण न होगा। इसलिए मैंने सलाह मानने का निश्चय किया। क्योंकि परिस्थितियां बहुत हताशाजनक थीं, अतः मैं जान गया कि मुझे निर्णय जितना हो सके उतने ही कम लोगों को बताना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले सिर्फ अपने संसद प्रधान तथा चिकयाब कैंपो को ही बताया। उनका काम रात में दल के महल छोड़ने की तैयारियां करने का था, मगर बिना किसी को पता लगे कि इस दल में कौन होगा। हमने इस पर विचार किया वे इसे कैसे करेंगे और इस पलायन दल में कौन कौन शामिल होगा। तय हुआ कि मैं अपने साथ मेरे 2 शिक्षकों व परिवार के मौजूद सदस्यों के समेत नज़दीकी सलाहकार ही ले जाऊंगा। उस दोपहर बाद मेरे शिक्षकों व कशाग के 4 सदस्यों ने एक लारी के पीछे तिरपाल के नीचे छुपकर महल छोड़ दिया और शाम को मेरी माँ तेंजिन चोग्याल और सेरिंग डोलमा वेश बदलकर कलिचू नदी के दक्षिण दिशा में एक मठ जाने के बहाने खिसक गए। मैंने तब जनप्रिय नेताओं को बुलाया और न केवल अधिकतम सहयोग मांगा जो मैं जानता था कि मिलेगा, बल्कि पूर्ण गोपनीयता की जरूरत पर बल देते हुए अपनी योजना भी उन्हें बता दी। मुझे यकीन था कि भीड़ में चीनियों के जासूस होंगे। जब ये आदमी चले गए तब मैंने नेताओं को पत्र लिखकर समझाया कि मेरे जाने का कारण क्या है तथा प्रार्थना की कि वे आत्म सुरक्षा के अलावा गोली न चलाएं व विश्वास व्यक्त किया कि वे इस संदेश को जनता तक पहुंचा देंगे। ये पत्र अगले दिन जारी होना था। रात होने पर मैं अपने व्यक्तिगत संरक्षक आराध्य महाकाल को समर्पित पूजा कक्ष में आखिरी बार गया। मैं इसके भारी चरमरांते दरवाजों से घुसा। सामने क्या है ये देखने के लिए मैं एक पल रुका। देवता की बड़ी प्रतिमा के पास नीचे बैठे बहुत से भिक्षु प्रार्थना गा रहे थे। कमरे में विद्युत प्रकाश नहीं था। सुनहरी और चांदी की प्लेटों में पंक्तियों में रखे दर्जनों घी के दीपकों की मंद चमक ही थी। बहुत से चित्र दीवारों को ढके हुए थे। तसाम्पा का एक छोटा सा चढ़ावा वेदी पर एक तश्तरी पर चढ़ाया हुआ था। एक सेवक जिसका आधा चेहरा छाया में था, एक बड़े घड़े पर झुका था जिसमें से वह दीपकों के लिए करछी से घी निकाल रहा था।
किसी ने भी ऊपर नहीं देखा, यद्यपि मुझे पता था कि मेरी उपस्थिति का भान उन्हें था। मेरे दाहिने हाथ की ओर एक भिक्षु ने अपने खड़ताल उठाए, जबकि एक और ने सींग अपने होठों पर लगाया तथा लंबी दुखद धुन छेड़ी। खड़ताल आपस में टकरा रहे थे और हिलते हुए बजते जा रहे थे। इसकी ध्वनि सुकून दे रही थी। मैं आगे बढ़ा और सफ़ेद रेशम का खाताग रुमाल देवता को भेंट किया। यह विदाई के समय का पारंपरिक तिब्बती भाव है और न केवल आराधक श्रद्धा प्रदर्शित करता है बल्कि इसमें लौटने की मंशा भी निहित है। एक पल के लिए मैं मौन प्रार्थना में अटका रहा। भिक्षुओं को अब संदेह होगा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी चुप्पी के बारे में आश्वस्त था। कमरे से निकलने के पहले मैं कुछ मिनटों के लिए बैठा और वहां रुककर बुद्ध के सूत्र पढ़ने लगा। जिस स्थान पर विश्वास तथा साहस विकसित करने की बात है वहां मैं कुछ रुका। रवाना होते वक्त मैंने किसी से कहा कि बाकी पूरे भवन की बत्तियां मेरे सीढ़ियों से उतरने से पहले मंद कर दे। सीढ़ियों पर मुझे अपना एक कुत्ता मिला। मैंने इसे थपथपाया। मुझे खुशी थी कि यह कुत्ता कभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त नहीं रहा। इससे हमारा बिछुड़ना इतना मुश्किल न था। मैं अपने पीछे अपने अंगरक्षकों तथा सफाई कर्मचारियों को छोड़कर जाते वक्त बहुत ज्यादा उदास था। बाहर मार्च की कपकपा देने वाली हवा चल रही थी। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक जगह थी जहां से दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही थीं। मैं इसमें घूमते समय एक हिस्से पर रुककर सुरक्षित भारत पहुंचने की कल्पना की। दरवाजे पर वापस आते हुए मैंने तिब्बत लौटने की कल्पना की। इससे कुछ मिनट पहले एक अपरिचित पतलून व एक लंबा काला कोट पहनकर मैंने अपने दाएं कंधे पर एक राइफल लटकाए और बाएं कंधे पर एक पुराना थानका लपेटा जो कभी दूसरे दलाई लामा का होता था। तब अपना चश्मा जेब में सरकाते हुए मैंने बाहर कदम रखे। मैं बहुत भयभीत था। मेरे साथ आकर दो दैनिक मुझे चुपचाप भीतरी दीवार के गेट तक ले गए जहां मुझे कुसुनदेपोन मिला। उसके साथ मैंने पार्क का अंधेरा रास्ता टटोला। मैं बड़ी मुश्किल से कोई चीज देख पा रहा था। बाहरी दीवार पर पहुंचने पर हमें चिके अब कैंपो मिला। मैं इतना भर देख पाया कि एक तलवार से सुसज्जित है। उसने मुझसे धीमी व आश्वस्त करती आवाज में बात की। मुझे हर कीमत पर उसके साथ रहना था। गेट से गुजरते हुए उसने बहादुरी से वहां जमा लोगों को बताया कि वे निरीक्षण के नियमित दौर पर जा रहे हैं। इससे हम सबको गुजरने दिया गया। आगे कोई कुछ न बोला। जब मैं ठिठका तो मुझे बहुत बड़ी भीड़ के वहां होने का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया और कुछ मिनट तक चलकर हम एक बार फिर अकेले थे। हम भीड़ से तो रास्ता बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब निबटने के लिए चीनी बाकी थे। पकड़े जाने के विचार से ही मैं आतंकित हो गया। अपनी जिंदगी में पहली बार मैं सचमुच डरा हुआ था। अपने लिए इतना ज्यादा नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। यदि मैं पकड़ा जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। थोड़ा खतरा इस बात का भी था कि कहीं स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें पता तक ही नहीं कि क्या हो रहा था, हमें चीनी सैनिक न समझ बैठें। हमारी पहली बाधा थी कीचू की सहायक नदी, जहां मैं बचपन में घूमने जाता था। बाद में ताथाग रिम्पोछे ने उसके लिए मना किया था। इसे पार करने के लिए हमें सीढ़ीदार पत्थरों का सहारा लेना पड़ा, जिनसे गुजरना मुझे बिना चश्मों के बहुत ज्यादा मुश्किल लगा। मैंने कई बार अपना संतुलन खोया। तब कीचू नदी के उस पार पहुंचने से थोड़ा पहले हमें लोगों का बड़ा समूह मिला। संसद प्रधान ने उनके नेता से संक्षिप्त सी बातचीत की और तब हम नदी के किनारे पर जा पहुंचे। मल्लाहों के छोटे से दल समेत कई छोटी किश्तियां वहां हमारी बाट जोह रही थीं। हम आराम से पार हो गए। मुझे यकीन था कि चप्पुओं की किसी भी छपाक पर हम पर मशीन गनों की बौछार हो जाएगी। उस समय लासा में तथा उसके आसपास चीनी सेना के दसियों हजार सैनिक तैनात थे तथा ऐसा नहीं हो सकता था कि हम पर उनकी निगाह न पड़े। दूसरी तरफ हमें स्वतंत्रता सेनानियों का एक दल मिला जो कुछ डड्डुओं के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ हमारे साथ मेरी माँ, मेरा भाई, बहन और मेरे गुरु भी शामिल हो गए। तब हम अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के इंतजार में थोड़ रुके, जो हमारे साथ शामिल होने के लिए पीछे आ रहे थे। इंतजार करते वक्त हम तेज फुसफुसाहटों में चीनियों के दुष्ट व्यवहार पर बातें करते रहे, जिन्होंने हमें इस हालत में धकेल दिया था।
मैंने अपना चश्मा दोबारा पहन लिया, दिखाई न देना मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा था। तभी चीनी सैनिकों की टार्चलाइट दिखनी शुरू हो गई थी। सौभाग्यवश चांद निचले बादलों से ढका हुआ था और बहुत कम दिखाई दे रहा था। ज्यों ही बाकी लोग पहुंचे हम पहाड़ियों तथा चेला दर्रे को चले, जो लासा घाटी को तसांगपो घाटी से अलग करता है। भोर के 3 बजे के आसपास हम एक साधारण से फार्म हाउस में रुके, जो अगले कुछ सप्ताहों में मुझे मिले कई आश्रयों में से पहला था। लेकिन हम ज्यादा देर नहीं रुके और थोड़ी देर के बाद दर्रे के रास्ते पर रवाना हो गए, जहां हम 8 बजे के लगभग पहुंचे। यहाँ पहुंचे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि भोर की पहली किरण में हम अपनी जल्दबाजी का नतीजा देखकर अवाक रह गए। टट्टुओं, उनकी काठियों तथा सवारों का घालमेल हो गया था, क्योंकि मठ ने ये जानवर बिना पूर्व सूचना के उपलब्ध कराए थे और अंधेरे के कारण अच्छे टट्टों पर निकृष्ट काठियां कसी गई थीं और इन पर गलत आदमी सवार थे। सबसे बूढ़े और ढीले ढाले खच्चरों पर बहुत अच्छी काठियां थीं और उन पर सर्वाधिक वरिष्ठ कर्मचारी सवार थे। 16,000 फुट के दर्रे की चोटी चेला का अर्थ है रेतीला दर्रा। वहां मेरा टट्टू वाला साइस रुका और मुझे ये कहते हुए कि इस यात्रा में लासा को एक निगाह देखने का आखिरी मौका है, चट घुमा दिया। काफी नीचे दूर तक फैला शहर हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। मैंने नीचे उतरने और इसकी रेतीली ढाल पर दौड़ने से पहले कुछ मिनट प्रार्थना की। तब हम जरा सी देर रुके और फिर तसांगपो के किनारों की तरफ चल दिए, जहां दोपहर से कुछ ही पहले पहुंचे। इसे नाव द्वारा पार करने की वहां सिर्फ एक ही जगह थी और हम इस उम्मीद पर टिक थे कि चीनी सेना यहां तक अभी नहीं पहुंची होगी। वह पहुंची भी नहीं थी। दूसरी तरफ हम एक छोटे से गांव में रुके, जहां के निवासी मेरा अभिवादन करने आए। अब हम तिब्बत के सर्वाधिक कठिन इलाकों में से एक के किनारे थे। इस इलाके में बहुत ही कम और दूर दूर बसी हुई बस्तियां थीं। इस इलाके को स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बना लिया था। मुझे पता था कि यहाँ के बाद से हम सैकड़ों गुरिल्ला योद्धाओं से घिरे रहेंगे, जिन्हें हमारे आने की सूचना दे दी गई थी और अब आगे यात्रा में हमारी सुरक्षा का जिम्मा उनका था। चीनियों के लिए हमारा पीछा करना मुश्किल होता, लेकिन यदि उन्हें हमारे पते ठिकाने का पता होता तो वे आसानी से हमारे संभावित रास्ते का अंदाज लगाकर हमें बीच में रोकने के लिए सेना आगे भेज सकते थे। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए 50 के करीब अनियमित लड़ाकुओं के साथ कोई 350 तिब्बती जमा हो चुके थे। अब तक हमारे दल में भी 100 के लगभग आदमी हो चुके थे। मेरे सिवा सभी के पास पर्याप्त हथियार थे, यहाँ तक कि उसके पास भी जिसे मेरे व्यक्तिगत रसोइया नियुक्त किया गया था। वह भी CIA द्वारा प्रशिक्षित नौजवानों में से एक था। उसके पास भारी भरकम बाजुका था और कमर में विशाल और भयानक दिख रहे इस हथियार को प्रयोग करने को इतना लालायित था कि एक मौके पर वह लेट गया और एक स्थान पर कई गोलियां चला दी, जिसे वह शत्रु की पोजीशन जैसा लगा था। लेकिन उसमें पुनः गोलियां भरने में इतना समय लगा कि मुझे लगा कि इससे असली दुश्मन का काम आसान हो गया होता। कुल मिलाकर इसका प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं था। हमारे दल में CIA के लिए काम करने वाला एक और आदमी था। वह रेडियो ऑपरेटर था, जो यात्रा भर स्पष्ट रूप से अपने मुख्यालय से संपर्क बनाए था। यह मुझे आने तक ठीक से पता नहीं कि वो किसके संपर्क में था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके पास एक मोस्की ट्रांसमीटर था। उस रात हम रामे नामक मठ में रुके, जहां मैंने पंचेन लामा के लिए पत्र लिखा और उन्हें अपने पलायन के बारे में बताया और सलाह दी कि यदि संभव हो तो भारत आकर मेरा साथ दें। मुझे सर्दी के मध्य के बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली थी, जब उन्होंने आगामी वर्ष के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी थीं। एक अलग गुप्त नोट में उन्होंने ये भी कहा था कि देश भर की गिरती स्थिति को देखते हुए हमें भविष्य के लिए एक रणनीति बनाना जरूरी है। चीनी स्वामियों की दास्ता में न होने का उन्होंने ये पहला संकेत दिया था। दुर्भाग्य से मेरा संदेशा उन तक कभी न पहुंचा और वह तिब्बत में ही रह गए। अगला दर्रा साबोला कहलाता था, जहां हम 2 या 3 दिन बाद पहुंचे। चोटी पर खूब ठंड थी और बर्फ का अंधड़ चल रहा था। मुझे अपने कुछ संगियों की हार्दिक चिंता हो गई। यद्यपि मैं युवा और चुस्त था, लेकिन हमारे काफिले के कुछ बुजुर्गों को यात्रा में काफी दिक्कत आ रही थी।
लेकिन हमने रफ्तार धीमी नहीं की क्योंकि हमें अभी भी चीनी सेना द्वारा रोके जाने का गंभीर खतरा था। ग्यानसे और कुनपो क्षेत्र में तैनात चीनी सैनिकों की दोनों तरफ की घेराबंदी में पकड़े जाने का हमें विशेष खतरा था। यह मेरी मंशा थी कि भारतीय सीमा से थोड़ा पहले लहुनत्से जोंग में रुकूं, जहां मैं 17 सूत्री समझौता निरस्त करूं, सारे तिब्बत पर अधिकारपूर्ण प्रशासन के लिए अपनी सरकार की पुनः स्थापना करूं और चीनियों के साथ वार्ता शुरू करने की कोशिश करूं। लेकिन 5वें दिन घुड़सवारों के दस्ते ने वहां पहुंचकर भयावह खबरें दी। मेरी रवानगी के सिर्फ 48 घंटे बाद चीनियों ने नोरबुलिंका पर गोले बरसाना तथा वहां जमी निहत्थी भीड़ पर मशीन गनें चलानी शुरू कर दी थीं। मेरा दुर्स्वप्न सच्चा साबित हो गया। मैंने महसूस किया कि ऐसे क्रूर तथा आपराधिक तरीकों वाले लोगों के साथ वार्ता करनी असंभव है। हमारे लिए सिवा इसके अब कुछ न बचा था कि यहाँ से यथासंभव दूर निकल जाएं। भारत अभी कई दिनों की यात्रा पर दूर था और बीच में कई और ऊंचे दर्रे अभी बाकी थे। जब सप्ताह भर की यात्रा के बाद हम अंततः लहुनत्से जोंग पहुंचे तो हम सिर्फ 2 रातों के लिए इतना ही रुके कि मैं औपचारिक रूप से 17 सूत्री समझौता निरस्त करके देश के लिए एकमात्र संवैधानिक सरकार के गठन की घोषणा कर दूं। 1000 से ज्यादा लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। वहां ज्यादा समय रुकने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन खबरें पहुंची कि चीनी सैनिकों की आवाजाही हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। इसलिए अनिच्छा से हम भारतीय सीमा को चले, जो सीधी रेखा में अब सिर्फ 60 मील लेकिन जमीन पर लगभग इससे दुगनी दूरी पर थी। पार करने के लिए अभी पहाड़ों की एक श्रृंखला और थी और दूरी तय करने में हमें कई दिन लगने थे, खासकर इसलिए कि हमारे टट्टू काफी थक चुके थे तथा उनके लिए बहुत कम चारा बचा था। उन्हें अपनी ताकत बटोरने के लिए बार बार रुकना पड़ता। चलने से पहले मैंने तगड़े आदमियों का एक दल रवाना किया, जिन्हें यथासंभव शीघ्र भारत पहुंचकर नज़दीकतम सरकारी अधिकारी ढूंढना था और भारत सरकार को पूर्व सूचना देनी थी कि मैं वहां आश्रय लेने की योजना बना रहा हूं। लहुनत्से जोंग से हम एक छोटे से गांव झोरा पहुंचे और वहां से भारतीय सीमा से पहले के आखिरी दरेकारियों में हम रास्ते के उच्चतम स्थल के पास पहुंच ही रहे थे कि हमें एक जबरदस्त धक्का लगा। न जाने कहां से एक हवाई जहाज प्रकट हुआ और सीधा हमारे ऊपर से निकल गया। ये बहुत तेजी से गुजरा, इतनी तेजी से कि पता नहीं लग पाया कि इस पर क्या चिन्ह था, लेकिन इतना तेज भी न था कि इसमें बैठे लोग हमें देख न पाए हों। यह कोई अच्छा लक्षण नहीं था। यदि यह चीनी जहाज था, शायद वही था, तो इस बात की खासी संभावना थी कि वे जान जाएं कि हम कहाँ हैं। इस सूचना के बाद वे हम पर हवाई हमला करने लौट सकते थे और हमारे पास इससे बचने का कोई तरीका न था। हवाई जहाज चाहे कहीं का भी हो, ये याद दिलाता था कि मैं तिब्बत में सुरक्षित कहीं भी नहीं हूँ। निर्वासन में न जाने की सारी गलतफहमियां इससे खत्म हो गई थीं। अब आस सिर्फ भारत से थी। थोड़ी देर बाद जो आदमी मैंने लहुनत्से जोंग से भेजे थे, वे ये खबर लेकर लौट आए कि भारत सरकार ने मेरे आने को हरी झंडी दिखा दी है। मुझे ये सुनकर बड़ी राहत मिली क्योंकि मैं बिना अनुमति के भारत में पांव न रखना चाहता था। मैंने तिब्बत में आखिरी रात मांगमांग नामक छोटे से गांव में बिताई। हम हिम की भूमि तिब्बत के इस अंतिम गांव में पहुंचे ही थे कि वर्षा शुरू हो गई। इससे पहले आगे बढ़ते समय बर्फीले अंधड़ और बर्फ की चमक बारी बारी से परेशान किए जा रही थी। हम सभी बेहद थके हुए थे और वर्षा ही एक ऐसी चीज थी जो हम नहीं चाहते थे। रात भर यह धुआंधार बरसात जारी रही। कंगाली में आटा गीला और मेरा तंबू भी छूने लगा। चाहे कहीं भी अपना पलंग ले जाऊं, मैं भीतर आ रहे वर्षा के पानी के पतनाले से नहीं बच सकता था। नतीजा ये हुआ कि जिस बुखार से मैं पिछले कुछ दिनों से लड़ रहा था, अब रात भर में तेज दस्तों में बदल गया। अगली सुबह मैं इतना बीमार था कि चल नहीं सकता था। सो हम जहाँ थे वहीं रहे। मेरे साथी मुझे एक नज़दीकी छोटे से घर में ले गए, लेकिन यहाँ तंबू से थोड़ा ही ज्यादा बचाव हुआ। ऊपर से गायों की दुर्गंध से दम घुटा जा रहा था जो वहीं जमीन से उठ रही थी। उस दिन मैंने अपने पोर्टेबल छोटे से रेडियो पर आकाशवाणी की खबर सुनी कि मैं भारत की ओर चल पड़ा हूँ, लेकिन रास्ते में अपने घोड़े से गिर गया हूँ और बुरी तरह घायल हूँ।
इससे मुझे खुशी ही हुई क्योंकि इसी एक दुर्भाग्य से तो मैं बचा रहा था। जानता था कि मेरे दोस्तों को इससे चिंता हुई होगी। अगले दिन मैंने चलना तय किया। अब एक कठिन काम बचा था। वह था अपने साथ लासा से आए सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों को अलविदा करना जिन्हें अब लौटना था और चीनियों का सामना करना था। एक कर्मचारी ने भी वहीं रहने का निश्चय किया। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो भारत में कोई काम आ सकेगा, अतः उसका यहाँ रुकना और लड़ना ही बेहतर रहेगा। मैंने उसके निश्चय और साहस की सच्ची मन से प्रशंसा की। इन लोगों से अश्रुपूर्ण विदा लेने के बाद मुझे सहायता देकर जोमो की चौड़ी पीठ पर बैठाया गया क्योंकि मैं अभी इतना बीमार था कि घोड़े पर नहीं चढ़ सकता था। इस तरह यातायात के उस साधन पर मैंने अपना मूल देश छोड़ा।